सुनो। अरे भाई सुनो, बात सुनो, बात सुनो। दो तीन क्वेश्चन है, देख लो। हिमालय का पर्वत मध्य प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पद कौन सा है? पर्वत पद कौन सा है? ट्रांस हिमालय भाई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। मान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर कौन आता है? शिवालिक। तो शिवालिक सबसे लास्ट में। तो पर्वत पद का मतलब है पर्वत के पैर, पैर मतलब सबसे नीचे। तो सबसे नीचे कौन है? शिवालिक है। और प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ से लाए हो लिख करके? इसमें यूपीपीसीएस प्री 2024। निम्न युग्मों दक्कन टैप विशेषताओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मध्य टैप की मोटाई 1200, निम्न टैप की मोटाई 150। देखो इसमें बी नंबर गलत है। सागरीय पादप और जंतुओं के अवशेष, क्योंकि तो लावा है। दक्कन टैप किससे बना है? लावा से। इसका क्वेश्चन, 2000। इसकी मोटाई इसकी। सुनो एक बार, एक प्रश्न मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे हीरो, इसको बोल। बात वही। एक प्रश्न है, देखो क्वेश्चन है, मान लो अपने कोई क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस में आया। तुम लोग सब सही करोगे इसको, है ना? बेसिक क्वेश्चन करना, बेसिक उसे करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये कह रहा है कि दक्कन टैप की विशेषता में कौन गलत है? अब पहले तो दक्कन टैप दिमाग में आना चाहिए। दक्कन टैप मैंने बताया था क्रिटेशियस कालीन लावा से बना हुआ। लावा का, अच्छा लावा का पठार है। अब एक बात बताओ, अगर पठार लावा का होगा तो मैग्मा आया होगा पहले। और अगर मैग्मा होगा तो बताओ क्या उसमें जीव जंतु मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जीव जंतु आग्नेय चट्टानों में कभी जीवाश्म पाए नहीं। चार ऑप्शन है इसमें, इन चार में से एक ही ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। चारों बोलता हूँ। मध्य टैप की मोटाई 1200 मीटर है, निम्न टैप की मोटाई 150 है, ऊपरी टैप की मोटाई 450 है। मुझे याद नहीं है, बात सही है। तो मैं कैसे करूंगा फिर? तो इसमें ऐसे करूंगा कि एक ऑप्शन देता है कि टैप के मध्यवर्ती तल पर सागरीय पादप और जंतु का अवशेष। सही बात है ना? और दक्कन टैप लावा का है, इसमें सागर जंतु का अवशेष कहाँ से आएंगे? बताओ, ये हो जाएगा आंसर। मैं समझ रहा हूँ कि मोटाई ना, कोई एक चीज बताओ। अच्छा एक बात और बताते हैं, एक कॉमन सेंस बताते हैं, देखो। ओहो, ये उधर हो गए। कोई पठार होता है, वो बीच में से क्या होता है? अधिक मोटा होता है, ऊंचाई ज्यादा होती है। भाई पठार होगा तो पठार को बीच में से कहीं ना कहीं ऊंचाई ज्यादा मिलेगी हमेशा। सामान्य ऐसा होता है कि पठारों में मध्यवर्ती ऊंचाई क्या होती है? ज्यादा। तो मध्यवर्ती ऊंचाई 1200 मीटर दे रखी है। इस पे कम से कम 20-22 लेयर पाई जाती हैं, 20 से ज्यादा परतें हैं। जैसे एक बार मैग्मा आया, जमा हो गया, फिर दोबारा विस्फोट हुआ, फिर मैग्मा जमा हो गया, फिर विस्फोट हुआ, फिर जमा हो गया, फिर विस्फोट हुआ, फिर जमा हो गया। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, डायग्राम दिखा पढ़ाया था भौतिक प्रदेशों में। पढ़ा है, डायग्राम दिखाए, आप पुरानी वीडियो निकाल के देख लो भली। उसमें मैंने बताया था सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये पहाड़ियां जो है वो दक्कन ट्रैप के कटने की वजह से ये पहाड़ियों का विकास हुआ है। तो पहले पठार था, सिंपल पठार था, फिर उसके ऊपर नदी बहने लग गई, तो नदी लगातार क्या करती है? कटाव करती है। तो ये पहले ऐसे पठार बना, पहले ऐसे पठार था ये दक्कन ट्रैप। फिर नदी जब यहाँ से बहेगी, यहाँ से बहेगी, ऐसे बहेगी नदियाँ, तो नदियाँ जब बहेंगी ना तो धीरे धीरे ये ऐसे घाटियों का विकास करते हैं। ये नदियाँ बन जाएगी घाटियाँ। तो अब इधर घाटी होगी, इधर भी घाटी होगी, तो बीच में क्या हो गया? पर्वत हो गया। ये पर्वत हो गया, ये भी पर्वत हो गया। तो दक्कन ट्रैप पर कई छोटी छोटी नदियों ने कटाव किया। बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता, ये सब पहाड़ियां हैं। ये दक्कन ट्रैप को काट करके नदियों के द्वारा इन पहाड़ियों का विकास हुआ है। बेसिकली ये पहाड़ियां बनी है दक्कन ट्रैप पठार के ऊपर। दोनों टाइम देख लो कितना हुआ है, 5 बजे। समझ में आ गई बात? नहीं, 5 से 6। सुबह से आते हो, थक जाते हो। अच्छा ये मन में आया जब पूछा, या दिमाग मत खराब करा करो फालतू। पेपर में आया था ये, पीछे से आया था, कहाँ से लिखे लाई? भाई नहीं आता है मुझे तो ये। इसका उत्तर, उत्तर कर सकते हैं इसका उत्तर। प्रश्न सुन लो तुम। ये कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस दिशा से निकलती है? तो ये ब्रह्मपुत्र निकलती है किसे? कैलाश, कैलाश मानसरोवर है। तो ये कह रहा है उत्तर है कि दक्षिण है कि पूर्व है कि पश्चिम है? पूर्व से निकलती है। अच्छा पकड़, उत्तर, उत्तर है ना? अच्छा ठीक है, तो तुम कर लोगे ये सब प्रश्न तो। देखो अच्छा एक बताओ, अब मैंने सारे ज्योग्राफी तो मैप से पढ़ा है, पढ़ा है ना? अब मैप से पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में रहना भी चाहिए। देखो सुनो मेरी बात, शनिवार को लास्ट क्लास होगी, मतलब कल नहीं, अगले शनिवार। मैं नहीं चाहता हूँ इस समूह में से किसी को कुटाई ठुकाई हो, बता रहा हूँ। तुम बोल सकते हो बेटा तू आ जा, इधर आ जा, खड़ा होकर इधर। बेटा अभी आ जा, पीछे मत देख, इधर ब्लैक शर्ट वाला। हाँ जल्दी आ बेटा, बेटा प्लीज एक बार मैं कह रहा हूँ आ जा, इज्जत से आ जा। क्यों खड़ा हुआ है? गधा है क्या? गौड़ी पूछ। अरे आजा खड़ा होके, जल्दी आ जा। सुनो 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 सुनो, इसको सुन लो यार, सुन लो, है ना? ये इस तरीके से आपको मैंने एक मानचित्र में इस तरीके से बताया होगा। यहाँ से आपका, मैं कहता रहा हूँ हमारे वाले बच्चे गलत भी करने की कोशिश करेंगे तो भी सही कर जाएंगे, है ना? ये आपको बताया है, सब सब जानते हो इतना। अरे खड़ा होकर आ जा इधर। यहाँ पर काराकोरम है, लद्दाख है, और ये कौन सा है? जास्कर। यहाँ कैलाश मानसरोवर है, और ये कौन है? कैलाश। इधर जल्दी जल्दी, उधर नहीं बेटा, इधर मुकर, सामने इधर, सामने मुकर ले। हाँ, जूता कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कर ले। यस यस। आप बताओ यहाँ से, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, देखो ऐसे। अब यहाँ से नदी आएगी, और यहाँ से कौन आएगी? सिंधु, और यहाँ से कौन आएगी? ब्रह्मपुत्र। तो ये तो पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये तो उत्तर से ही आना चाहिए उत्तर, ठीक है ना? कोई कोई वैसा प्रश्न लो, दीदी पकड़ो। हाँ क्या कहती है? अब क्या कहती है? सुबह से आते हैं, डट जाए मेरी तो सुन लो। ना ना फिर क्या, दोबारा से, दोबारा बता। सुबह से आते हैं, मैं सुबह 8 बजे से क्लास लेता हूँ। मेरी लगातार क्लास 8 बजे से लेकर के और कब तक होती है? 8 से 2 तक कंटिन्यूस क्लास है, विदाउट ब्रेक। 2 बजे खाना खाता हूँ, फिर 3 से 4 क्लास होती है, और फिर 4:30 तुम्हारा टाइम, चला आज 5 हो गया। अब तुम्हारे 5 से या 4:30 से 6 तक मान लो, 1.5 घंटा ये। तो 6 1 7 और 8 9 घंटे करीब करीब क्लास है। 9 घंटे खड़े रहना है, सही बात है ना? तो अभी तो मैं बैठ गया मान लो, अभी तो मैं इसलिए बैठ के थका हुआ हूँ मैं भी बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है ना? तो 9 घंटे तक खड़े रहना। फिर दूसरी बात, तुम तो चुप भी रह सकते हो, आराम से बैठे हो चुपचाप। इधर 8 घंटे 9 घंटा बोलना भी है, तो बोलने से थकान होती है, और खड़े रहने से पैर दुखते हैं, समझ रहे हो? और दिमाग को एक्टिव रखना पड़ता है, इसलिए दिमाग भी गर्म होता है। समझे नहीं समझे? समझे? वही ऐसे छेड़खानी करके फिर गुस्सा दिलवाते हैं है ना? तो इसलिए आप सुनो, आप सुन लो, अभी मैं बता रहा हूँ पहले। अगर कहाँ कोई है टेक्निकल में, ये और गुस्सा दिलवाते हैं, भाग जाते हैं।
जिसको जाना है वो अभी चला जाए, जिसको जाना है भाई, मेरी रिक्वेस्ट, जाना है कह रहे नहीं तो भाई जिसको जाना है वो प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूँ अभी चला जाए। अगर क्लास में से उठ गए मैं कम से कम 2.5 घंटा पढ़ाऊंगा। नहीं सुन लो इधर, बात सुनो, बात ये नहीं है, बात ये 9 में खत्म हो गया, 28 तारीख है कंप्लीट, पेपर कब है 18 जनवरी ना, और बिहार सरकार आपको पता है एक्शन में है, 1.5 महीने का टाइम है, नहीं पेपर टाइम पे लेगा, नहीं लेगा टाइम तो सुनो आपको, अच्छा ऐसा कौन है जो ये कह रहा है कि नहीं लेगा टाइम पर, एक एक डर जाओ यार तुम लोगों को, एक मिनट रुको, इनका समाधान करके भेजो, रुक जाओ आज भाई, क्यों नहीं लेगा, तो मैंने फूफा लगता है अपना, ये जो बताइए कि नहीं बुआ जी ने बताइए कि नहीं तो फूफा कह रहा था, क्या है सुन तो यार, तुम बकवास बच्चे करो, ये बोल इसको बाबू पूछेगा, सुन ले मेरी बात, क्या कह रहा था, सुन यार, अजीब बच्चे हो तुम, बलंदर बालक हो यार, 15 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा, इसलिए आपको लगता है कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि पेपर जनवरी में होगा, मतलब आपको ऐसा लगता है, चलो माना कि नहीं होगा, ठीक 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 मान लिया, लेकिन एक बात बताओ, अगर हो गया तो तब बताओ क्या होगा, आप चुप हो जाओ सारे साइलेंट, मेरी सुन लो, मैं तुम्हारी सुन ली ना, अब मेरी सुनो तुम चुपचाप, मेरी सुनो, मेरी बात सुनो सारी शांति से, ये देखिए पागल है यार लड़का, जब मैं कहूं मेरी सुन लो एक बार, तुम कह रहे थे कि पेपर नहीं होगा, मैं कह रहा हूं अगर हो गया तो छोड़ दो, माना कि 15 तारीख को एक्चुअल में पेपर हो जाए, अगर हो मान लो 15 नहीं 15 जनवरी नहीं हो, 30 जनवरी हो जाए, 25 जनवरी हो जाए, 2-3 फरवरी को हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो पता क्या होगा, अभी तो तुम लोग कह रहे हो नहीं होगा, पढ़ाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सबसे पहले मास्टरों को गाली निकालते फिरोगे गलियों में, बात सुन लो, बात सुन लो, वे बच्चे गाली नहीं निकालेंगे जिन्होंने मेहनत करी है, जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा उसका पेपर बिगड़ेगा, सिंपल बात है, और जब उसका पेपर बिगड़े, देखो नालायक औलाद सदा बाप को गाली निकालती है, लायक औलाद कामयाब हो जाती है और बाप को भी खुश कर देती है, और जो नालायक बालक होंगे ना वो सारी गाली निकालेंगे मास्टर को, क्योंकि सब बच्चों को लगता है कि मास्टर के पास पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ नहीं है किसी मास्टर के पास, कुछ भी नहीं है, वो बेचारा उसमें सिर मारता है पूरा उस एक विषय के अंदर, तो वो चीज़ों को गेन करता है, सीखता है, फिर वो सीखता है, वो एज उन बच्चों को देता है, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ बता देगा जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, उनको ज़्यादा फोकस कर देता है, उनको ज़्यादा याद करवा देता है ना, तो ज़्यादा याद करवा देता है तो क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है ना, अब बढ़िया टीचर होता है तो वो थोड़ा अच्छे से चीज़ों को समझा देता है, बाकी किसी को पता थोड़ी किसी मास्टर को कि यही आएगा ये नहीं आएगा, इसलिए फालतू बात नहीं करनी है, इंडियन ज्योग्राफी आज कंप्लीट करेंगे, 1 घंटा में हो, 1.5 घंटा में हो, 2 घंटा में हो, 2.5 घंटा में, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद कल शनिवार है, कल से शुरू करेंगे अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी, कल की क्लास में तुम्हें मैं ग्रहों के बारे में बता दूंगा, सौरमंडल के मोटे मोटे 100 लाइन बताऊंगा, बस 100 लाइन से ज्यादा चर्चाएं वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं करेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन आए या क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 2 प्रश्नों के लिए ऐसे यहाँ बैठ के बेवकूफ पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा साइंस भी बाकी है और मॉडर्न हिस्ट्री बाकी है, ठीक है ना, तो अभी 2 सब्जेक्ट है, तो अगले शनिवार तक इन एनी हाउ कंडीशन वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेना है, समझे नहीं समझे, बोर्ड पे मैं कोशिश करूंगा तुम्हें पूरा समझ में आए, अगर बाई द वे आपको ऐसा लगे कि सर ये बात थोड़ी कम समझ में आई हल्की फुल्की, तो उस चीज को रट लेना है, मेरी बात समझे नहीं समझे, मुझे पूरा ट्रस्ट है, मैं किसी भी चीज को कितना भी अच्छा समझा सकता हूँ, आप मुझे ये कह दो कि सर ये टॉपिक हमें समझा दो, आप चाहे कोई दुनिया का कैसा टॉपिक हो मैं उसको पढ़ूंगा, मैं समझा दूंगा, ये मेरी आर्ट है, समझे नहीं समझे, लेकिन मैं अपनी आर्ट को आपके सामने प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि आपका टाइम हो जाएगा खराब, सीधी बात है, 10 नंबर का समाधान ये ज्योग्राफी का हो गया है, 9 क्वेश्चन तुम्हारी क्लास में से आ जाएंगे, ठीक है ना, मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चनों का मामला है, अगर 5 भी आएंगे ना तो उतने में से आएंगे जितना आपने पढ़ाएंगे, और अगर अपने में से नहीं आए तो मान लो अधिकांश बच्चों का प्रश्न गलत होगा, सीधी बात है, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर मान लेना कि एग्जामिनर ने ये सोच के क्वेश्चन बनाया है कि बच्चों का बनना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा, स्ट्रेटजी होती है एग्जामिनर की, कि वो कुछ क्वेश्चन क्योंकि अगर देखो अगर ऐसा प्रश्न नहीं बनाएगा तो कट ऑफ हमेशा 100% जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं, तो परफॉर्म बच्चे हमेशा 100% लाएंगे, जैसे नीट में हुआ था 720 में से 720, और फिर एक बार ऐसा हुआ कि प्रश्न मार्क्स से नहीं हुए फिजिक्स के अंदर 1 साल पहले अभी, तो एग्जाम में पहले पेपर ऐसा बना रहा था नॉर्मल, तो 700 में से 720 से 720 100% नंबर आ गए, फिर ऐसा हुआ कि 500 550 सिलेक्शन हो गया, तो डिपेंड करता है एग्जाम में क्या सोच करके पेपर बनाता है, सरल है तो कट ऑफ ज्यादा, सरल नहीं है तो कट ऑफ कम, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना ना। अब शुरू करें क्लास को, तो अब शुरू करते हैं, आप दिमाग बिल्कुल खराब मत करना, मैं सुबह से पढ़ा कि मेरा बहुत दिमाग खराब हो रखा है ना, ये कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 360 सिखाती है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो जीवन में वित्तीय आपात लगना तय है, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, देखो ऐसा लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ठीक है ना, तो बिना पैसे के काम बिल्कुल भी नहीं चले, ठीक है ना, सुनो भाई स्टील पे आओ, ये यहाँ तक हो गया था ना, स्टील इस्पात, देखो स्टील जो है स्टील, ये डेटा आप कितने बेटोगे तो आप भूल जाओगे, कितने बेटोगे तो पेपर जाते जाते भूल जाओ, लेकिन मोटा मोटा सा आप ध्यान रखना कि 2023 में कुल कच्चा स्टील उत्पादन हुआ 125 मिलियन टन, 125 मिलियन टन, स्टील कितना उत्पादन हुआ 125 मिलियन टन, अच्छा एक बार बताओ आप मुझे, आलू याद है कि भूल गए, आलू का, नारियल का, सरकोर, तंबाकू, काजू नहीं पक्का, शुष्क बागवानी, बीकानेर, काजरी काजरी, जोधपुर, काजरी कादा, याद है ना, जूट अनुसंधान, कोलकाता पक्का, और वो उसका क्या कहते हैं डेरी डेरी कर्नल, डेरी कर्नल, और राष्ट्रीय चावल कटक, कटक है ना, और कटक उड़ीसा था ना, और चावल की वैरायटी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है ना, याद है आपको ना, याद हुआ, वेरी गुड है, कौन सा वाला कंट्री, अच्छा ट्रिक वाला, याद रहता है ना ऐसे, नहीं अपनी ट्रिक नहीं बनाई, आपने याद किया था उसको ना ऐसे, तो 125 मिलियन टन, कितना कच्चा स्टील 125 मिलियन टन, 125 मिलियन टन, बस ये प्रश्न पूछ रहे राष्ट्रीय आलू अनुसंधान, ये पूछ ले पेपर में, मजा आ जाएगा, मजा आ जाए ना, मतलब मान लो गंगा डालेंगे अपने ना, आएगा आएगा 125 मिलियन टन, कितना स्टील 125 मिलियन टन, देखो स्टील का सबसे अधिक उत्पादन कौन करेगा, उड़ीसा, स्टील का सर्वाधिक उड़ीसा उत्पादन करेगा, उड़ीसा के बाद में कौन, झारखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़, अब देखो उड़ीसा के जो, अरे यार इसमें मैंगनीज आएगा, मैंगनीज, हाँ देखो मैंगनीज है ना, मैंगनीज सुनो भाई, मैंगनीज, मैंगनीज उत्पादक में आप देखोगे तो मैंगनीज के अंदर एक बार नोट से किसी के पास में खनिज वाले देना, एक बार मैंगनीज वाले खनिज में निकल के देना, इसमें वो छूटा हुआ है, इसमें वो है नहीं, कितने नंबर है
63 पे क्या? अच्छा मैंगनीज, हाँ मैंगनीज कहाँ लिखा है मैंगनीज इसमें? 162 पे। अच्छा मैंगनीज स्टील के बाद, अच्छा अच्छा ये लिखा मैंगनीज। हाँ मैंगनीज के उत्पादन में, हाँ मैंगनीज के उत्पादन में कौन कौन आता है? हाँ ये देखो, मैंगनीज के उत्पादन में आता है उड़ीसा। कौन आता है? मैंगनीज के उत्पादन में उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और एमपी। देखो तीन याद करने, सुनो सुनो सुनो, दो तीन याद करने। मैंगनीज उत्पादन में काला हांडी किसका है? उड़ीसा का। काला हांडी उड़ीसा, काला हांडी किसके लिए फेमस है? मैंगनीज। भंडारा और नागपुर किसके हैं? महाराष्ट्र। भंडारा नागपुर किसके लिए फेमस है? और बालाघाट और छिंदवाड़ा किसके हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। बालाघाट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, बालाघाट छिंदवाड़ा एमपी। अच्छा आपको एक मैप की लोकेशन याद हो तो ऊपर एमपी है, एमपी के नीचे महाराष्ट्र। ठीक बात है, ऊपर एमपी नीचे महाराष्ट्र, ऐसा ही है। और एमपी महाराष्ट्र की सीमा पर एक पर्वत है सतपुड़ा। कौन पर्वत है? इसी क्षेत्र में मिलते हैं, ऊपर नागपुर भंडारा, नीचे बालाघाट, और ऊपर बालाघाट और छिंदवाड़ा, और नीचे की तरफ है भंडारा और नागपुर। ये ध्यान रखना। तो ये चार तीन नाम याद रखना, नागपुर भंडारा महाराष्ट्र, कालाहांडी और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और बालाघाट एमपी, और उड़ीसा का कौन सा है? उड़ीसा का है जिसका नाम है कालाहांडी। उड़ीसा कौन है? कालाहांडी। कालाहांडी है किसका? उड़ीसा का। उड़ीसा का कालाहांडी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो एक बार। तुम लोग यार बहुत बदमाश हो तुम लोग। तो राजस्थान का ध्यान रखना, नाथ राकी पाल। थोड़ा हल्का मोटा मोटा ध्यान रख लेना। कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा और धारवाड़, है ना। धारवाड़ की चट्टाने धात्विक खनिज, धारवाड़ चट्टाने धात्विक खनिज। झारखंड के सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद। राजस्थान का उदयपुर और नाथ राकी पाल। एक और देखो क्रोमाइट। क्रोमाइट के 98% भंडार जो है वो उड़ीसा के जाजपुर, उड़ीसा का जाजपुर। तो इसमें 98% क्या मिलता है? क्रोमाइट। क्रोमाइट मिलता है। एक आपका आता है टंगस्टन। कौन सा आता है? लिखा है क्या नोट्स में? टंगस्टन। देखो टंगस्टन जो टंगस्टन, अच्छा टंगस्टन आपने देखा है कभी? सुनो सुनो मेरी सुनो, मैं मास्टर हूँ, सुनो। जो टंगस्टन आपने बल्ब देखा, बल्ब, बल्ब के अंदर स्प्रिंग लगी आती है, तो वो जो स्प्रिंग लगती है ना वो किसकी बनती है? टंगस्टन। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, अत्यधिक उच्च गलनांक होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का उत्पादन केवल होता है एक जगह से, और ये पड़ती है रेवा की पहाड़ी। कौन पहाड़ी है? रेवा की पहाड़ी। ये पड़ती है नागौर जिला, राजस्थान। कौन सा है? नागौर राजस्थान के अंदर है। नागौर राजस्थान के अंदर है, रेवा की पहाड़ी, नागौर राजस्थान, ठीक है। नागौर राजस्थान में, ठीक है ना, रेवा की पहाड़ी, ठीक है। तो ये रेवा की पहाड़ी यहाँ पर आता है। क्रोमाइट आएगा आपका उड़ीसा, और ये आएगा कुछ अधात्विक खनिजों के अंदर। अलो धात्विक में, अलो धात्विक में बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हमें किससे मिलता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। टरसरी कालीन चट्टानों से एल्यूमिनियम मिलता है। कौन चट्टानों से? टरसरी कालीन, टरसरी कालीन। और एल्यूमिनियम का ऐसा बॉक्साइट, सर्वोच्च गुणवत्ता का बॉक्साइट झारखंड के पलामू और लोहरदगा से मिलता है। भारत में सबसे अच्छा बॉक्साइट जो मिलता है वो झारखंड का पलामू, और कौन सा है? लोहरदगा। पलामू टाइगर रिजर्व है ना, है कि नहीं? तो ये भी टाइगर रिजर्व यहाँ पर। तो पलामू और या पलामू और लोहरदगा, इससे सबसे अच्छा क्या मिलता है? ये मिलता है बॉक्साइट। वैसे आप देखो तो कहाँ प्राप्त होता है? उड़ीसा। भारत सर आपको पढ़ाएंगे वो मतलब इनका फसलों का, किस फसल के उत्पादन में किसका राज्य का अग्रणी स्थान है, किस खनिज में। सर को एक बार याद दिलवाया, सर रिपोर्ट करवा दो हमें खनिजों की और की, तो सर आपको रिपोर्ट करवा देंगे, ठीक है ना। तो करवा देंगे यार, मेरे पास अभी फिलहाल बहुत भयानक लोड है। अभी मैं पूरा 3-4 घंटे डेली पॉलिटी पढ़ता हूँ इस चक्कर में, और कुछ नहीं। आप खड़ी हुई जाओ, तेरी जल्दी से जगह चेंज करवाने जा, तेरी इसको बैठा लो, यहाँ बैठा लो इधर। आप यहाँ बैठ, नहीं 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 इधर बैठने दो, इसकी संगत अलग करवानी पड़ती है। आप थोड़ा गैप बना लो इससे, थोड़ी सी, कोई बात, थोड़ा एडजस्ट कर लो, कोई बात, चल बस। आप बैग रख लो, बीच में बैग रख लो, आप दोनों के बीच में बैग रख लो, उधर बैग, नहीं ऐसे नहीं, उधर रखो नीचे। हाँ ये ठीक। देख उड़ीसा कौन सा राज्य है? उड़ीसा में आता कालाहांडी। कौन आता है? उड़ीसा का है कोरापुट। उड़ीसा का है, उड़ीसा का है बोलनगिर। कौन सा है? बॉक्साइट के लिए उड़ीसा का कालाहांडी, बॉक्साइट के लिए उड़ीसा का कालाहांडी, बॉक्साइट के लिए उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का बोलनगिर। देखो उड़ीसा का कालाहांडी, उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का बोलनगिर। आप एक बार याद करो, मैंने आपको अगर ध्यान हो तो एक पठार पढ़ाया था, उसका नाम था दंडकारण्य का पठार, बताया था। और उसमें आपको मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर और उड़ीसा में इसको कालाहांडी कहते हैं, बताया ना। और बताया था वहां पर कि कालाहांडी क्षेत्र बॉक्साइट और बस्तर जो है वो टिन के लिए प्रसिद्ध है। बताओ करवाया नहीं करवाया? तो टिन के लिए फेमस कौन आएगा? बस्तर आएगा। ये पीछे हाल ही क्वेश्चन, ठीक है ना। और बॉक्साइट के लिए कौन सा फेमस है? कालाहांडी, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर विस्तार है दंडकारण्य के पठार का, जंगल का क्षेत्र है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखो गुजरात। गुजरात का भी जो है, गुजरात में भावनगर, जामनगर, अमरेली और कच्छ की खाड़ी। भावनगर, जामनगर, अमरेली और कच्छ की खाड़ी, ये भी यहाँ पर भी आपका ये होता है। झारखंड का रांची, दुमका, पलामू, लोहरदगा। महाराष्ट्र के ठाणे, रत्नागिरी, पुणे। तमिलनाडु का सलेम, और तमिलनाडु का सलेम, तमिलनाडु का सलेम, तमिलनाडु का सलेम। एमपी का शहडोल, एमपी का शहडोल। और कर्नाटक का बेलगांव और बाबा बुदन की पहाड़ी। लेकिन बाबा बुदन की पहाड़ी से लोह एस मिलता है, ध्यान रखना ना। तो इसे लोह एस के संदर्भ में बात करेगा तो ये आपकी बाबा बुदन की पहाड़ियां फेमस है कर्नाटक की, समझ में आई बात। और लोह एस के उत्पादन में अग्रणी स्थान किसका? उड़ीसा का है। आधे से ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा। देखो इनके उत्पादन के आंकड़े प्रति वर्ष 2 साल 3 साल में बदल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि तत्कालीन जो सरकार होती है वो किस प्रकार की नीतियां बनाती है। एक ऐसी सरकार आए जो पर्यावरण को फेवर करेगी, तो पर्यावरण को फेवर करेगी वो खनन के ऊपर क्या लगाएगी? रोक। और एक ऐसी जो खनन के ऊपर ज्यादा वो करेगी तो वो क्या करेगी? अपना उत्पादन बढ़ाएगी। सरकार अपनी पॉलिसी लाएगी, खनन में वृद्धि कर देगी। तो इस समय इस साल मान लो कोई राज्य था, अगले साल उसको कोई और कर देगा, कोई राज्य निकल जाएगा आगे, है कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है सरकार की नीतियों पर। और नीति क्या करेगी? वो खनिज होना भी चाहिए उस राज्य में, है कि नहीं। अब राजस्थान सरकार नीति बनाए कि हीरा निकालने, तो हीरा मिलेगा नहीं तो कहां से निकलेगा, है कि नहीं। तो अगर कोई खनिज मिलता है किसी राज्य में और सरकार अगर नीति बनाए तो वो करती है। फिर तांबा, तांबे के दो प्रश्न आते हैं। तांबे का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान, सबसे अधिक उत्पादन एमपी। सबसे बड़े भंडार है तांबे के, और सबसे बड़े भंडार नहीं, सबसे बड़े भंडार राजस्थान, सर्वाधिक उत्पादन एमपी। आई बात समझ में। अब इसके लिए तो फेमस क्षेत्र है, देखो मैंगनीज तांबे के लिए फेमस क्षेत्र है, एक छिंदवाड़ा और एक बालाघाट, एक छिंदवाड़ा और एक बालाघाट, एक छिंदवाड़ा और एक बालाघाट। उसके अलावा अगर आपका ये आता है, एक आपका आता है राजस्थान का, इसमें पड़ता है खेतरी सिंगाड़। कौन पड़ता है? खेतरी सिंगाड़।
खेरदी सिंगाना। तो खेरदी सिंगाना एमपी का, राजस्थान का है, जो फेमस है किसके लिए, तांबे के लिए। राजस्थान के अंदर एक भीलवाड़ा पड़ता है और एक अलवर, ये भी इसके लिए काफी फेमस है। तो इसके कई सारे अयस्क है तांबे के, जिसमें क्यूप्राइट है, Cu2O है, मैकेलाइट है, कॉपर पाइराइट है, कॉपर ग्लांस है। तो ये सब कॉपर के ही क्या है, अयस्क है। ये सब कॉपर के अयस्क है। क्यूप्राइट को रेड ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। एक आता है चांदी, है ना, तो एक आता है चांदी, है ना, एक चांदी आता है, ठीक है ना, एक चांदी आता है। चांदी, चांदी देखो, चांदी के सबसे बड़े उत्पादक मैक्सिको है। कौन देश है? मैक्सिको सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। और भारत के अंदर या फिर एशिया में कहोगे तो सबसे, एशिया में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, और भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान से होता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में चांदी का क्या होता है, उत्पादन होता है, राजस्थान सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक। और आपको पता है कि एक राजा थे, क्या नाम है इनका, अरे जिनके शरीर पर 80 घाव थे ना, क्या नाम उनका, सांगा, राणा सांगा। 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, हाथ पैर टूटा हुआ था, कहीं भाला लगा हुआ है, कहीं तीर लगा हुआ है, 80 घाव के साथ शरीर था, ठीक है ना। राणा सांगा लड़ा था, कौन सा लड़ा था, खानवा, मूर्छित हो गया था, मूर्छित, मूर्छित हो गया। 6 महीने बाद पता चला, हाउस में आया, तो कहते चलो 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 युद्ध लड़ेंगे। युद्ध हार लिए 6 महीने पहले, है कि नहीं, युद्ध हार लिए। और फिर 6 महीने बाद उठ करके तो उनके जो लोग थे ना, उन्होंने जहर देकर मार दिया, बोले फिर लड़ेगा, फिर मरवाएगा। बहुत बड़ा वीर योद्धा था सांगा, संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे उसके समय में ही मिली थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, चांदी मिली, और चांदी मिलने से दोबारा से जो मेवाड़ है उसकी स्थिति काफी सुधर गई थी। देखो एक खान पड़ती है, इसका नाम है जावर की खान। कौन खान है? जावर की खान, यह है। अच्छा एक और देखो, चांदी और सीसा जस्ता एक साथ मिलते हैं, जहां जहां चांदी वहां वहां सीसा जस्ता, या ठीक है, तो जहां जहां सीसा जस्ता वहां वहां पर चांदी, ठीक है ना, चांदी। और चांदी खूब पाई जाती है, और जावर की खान के अंदर, ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। एक जिला आपने नाम सुना, उदयपुर, कौन जिला है? उदयपुर जिले के अंदर है। किस जिले में है? उदयपुर। लेकिन अभी चूंकि उदयपुर से एक अलग जिला बना दिया, सलूम्बर। कौन बना दिया? सलूम्बर। सलूम्बर, सलूम्बर के ठिकानेदार थे राणा रतन सिंह। क्या नाम था उनका? रतन सिंह। बड़े गजब के योद्धा थे, है ना, और बहुत गजब के योद्धा थे। राणा रतन सिंह, अलाउद्दीन ने अटैक किया मेवाड़ के ऊपर, तो मेवाड़ से संदेश गया रतन सिंह के पास, जल्दी फटाफट पहुंचो, अलाउद्दीन आ रहा है, रोकना है अलाउद्दीन को। नहीं, पद्मावती नहीं, उससे जुड़ा नहीं, सुनो। तो ये लेकर के सेना पहुंच गए। तो आज शादी हुई है, कल बुलावा आ गया, लड़ने जाना है अगले दिन ही, ना। तो भाई साहब निकल गया फिर युद्ध करने के लिए, मैदान में पहुंचा। मैदान में, यार आज शादी हुई है, कल युद्ध कोई कैसे करेगा बताओ। अब संदेश पहुंचाता है घर पे, फिर रानी के पास जाके बोलना, भाई साहब को याद आ रही है, लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, कुछ निशानी लेके आ। तो वो जो रानी थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सिपाही गया था, वो बोली तलवार निकाल और मेरी सर काट के ले जाना, सर काट के उसको दे देना ले जा करके, ताकि मैं नहीं रहूंगी तो याद भी नहीं आई। और उसने अपना सर कटवा लिया। अब आदमी, वो बोले नहीं मैं कैसे काटूंगा सर? बोले रानी का आदेश है ना, तो काट ले, तेरा काम है, काट के ले जाकर देना सर, ठीक है ना। सिर काट के ले गया, तो बोले निशानी लिया है? बोले हाँ लिया है। कहाँ है? देख ये है। तो ये क्या करके लाया? बोले रानी ने कहा था काट के ले जा सिर। और फिर उसके बाद रतन सिंह युद्ध के मैदान में, ऐसा कहते हैं कि वो बालों को अपने गले में बांध देता है, गर्दन को, और गले में बांध करके, और राणा रतन सिंह अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ता है, और वहीं युद्ध करता हुआ मारा जाता है। और कहते हैं कि इतना भयानक युद्ध किसी ने कभी लड़ा नहीं जितना रतन सिंह ने लड़ा, ठीक है ना। नहीं कहानी नहीं है ये, कहानी नहीं है, ये हकीकत है, हाँ सच में। तो इसलिए इसलिए जीवन में कुछ करना नहीं करना, लेकिन राजस्थान का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, पता चलता है, पता चलता है क्या होता है। देखो आगे सुनो, अब तो जमाने बदल गया। जैसलमेर का, अरे बहुत किस्से हैं यार, चलो बहुत किस्से हैं, बहुत किस्से हैं। उदयपुर में जावर की खान एशिया की सबसे बड़ी चांदी खान। अच्छा इसके अलावा जैसे झारखंड के तंदू क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कोडप्पा, कुर्नूल और गुंटूर में, कर्नाटक के कोलार, रायचूर और चित्रदुर्ग, यहाँ पर भी चांदी प्राप्त होती है, ठीक है ना, यहाँ पर भी चांदी प्राप्त होती है। ये सब किस्से मैं खान जरूर सुनाया करता हूँ कई बार बैठा करके, हाँ सच में। तो नहीं सच में वो इतिहास इससे पढ़ाते हैं ना सर, तो क्योंकि उनका इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले ही बहुत है उन सब में। सीसा जस्ता सुनो भाई, जुड़वा खनिज कहते हैं, लेड एंड जिंक, सीसा जस्ता को कहते हैं, जुड़वा खनिज कहलाते हैं। चांदी के साथ सीसा जस्ता की प्राप्त होती है। प्री कैम्ब्रियन काल की, मतलब जो सबसे पुरानी चट्टानें, आर्कियन चट्टानें, उन चट्टानों से, और विंध्याचल की जो चट्टानें, विंध्यन पर्वत में जो मिलती है, उन चट्टानों के अंदर भी सीसा जस्ता पाया जाता है। देखो इसका जो अयस्क है लेड सल्फाइड या गैलेना, लेड सल्फाइड या गैलेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ये पीबीएस इसका क्या प्रतीक है ना, इसका प्रतीक जो होता है वो पीबीएस, लेड सल्फाइड या गैलेना। देखो अगर चांदी की सबसे बड़ी खान जावर है, तो सीसा जस्ता की भी कौन सी आएगी? सीसा जस्ता में भी कौन सी आएगी? जावरी। सीसा जस्ता में भी जावर आएगी। अरे वो खाने के लिए पूछ रहे सर क्या खाओगे खाने, तो जावर है ना, जावर के अलावा देवबारी, उदयपुर यहाँ पर है। और जावर में कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देखो जिंक लिमिटेड है ना। और राजस्थान में जो क्षेत्र है उनमें चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, रामपुरा और आगूचा के खाने भीलवाड़ा में। रामपुरा आगूचा ये फेमस खाने हैं किसके लिए? ये इसके लिए, सीसा जस्ता के लिए, ठीक है ना। फिर सुनो आप, गुजरात के अंदर सीसा जस्ता मिलता है, गुजरात में बनासकांठा, विशाखापट्टनम में मिलता है, आंध्र प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम, रंगपो सिक्किम, इसको देख लेना है ना, इसको रंगपे या रंगपो ये देख लेना। और तंदू धनबाद के अंदर पड़ता है, झारखंड में, यहाँ पर भी मिलता है। तीन बस्तर का पठार, अपने पहले डिस्कस, टंगस्टन, टंगस्टन डेगाना वाकई में रेवा की पहाड़ी है, टंगस्टन रेवा की पहाड़ी, रेवा है ना, ये रेवा की पहाड़ी है, रेवा की पहाड़ी, रेवा की पहाड़ी एकमात्र जो है स्थान है जहाँ से टंगस्टन में प्राप्त होता है, ठीक है ना। अभी बताया था सोना, सोना धारवाड़ चट्टानों से, किनसे? धारवाड़ चट्टान, इनसे प्राप्त होता है, धारवाड़ की चट्टान सोना। कर्नाटक में खान है कोलार की खान, कौन सी है? कोलार की खान। और एक खान है जिसका नाम है हट्टी की खान, कौन सी है? हट्टी। कोलार की खान और हट्टी की खान, कोलार मैसूर और हट्टी खान पड़ते रायचूर। रायचूर कहते हैं कृष्णा और तुंगभद्रा, इनके बीच का जो दोआब है कौन सा है? रायचूर, रायचूर है। मुन्ना है क्या? नहीं आते क्या लड़का? अच्छा ठीक है। तो कर्नाटक में दो खाने आपके आएंगे, कोलार की खान जो मैसूर और हट्टी खान जो रायचूर, किसमें आएगा? इसके अलावा सोना मिलता है कहाँ से? है ना, और ये मिलता है किसे? आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, चित्तूर और कुर्नूल, आंध्र प्रदेश, है ना। तो ऐसा कौन सा गाना है जिसमें सोना और चांदी दोनों आते हैं? जल्दी बताओ। सोन नदी और सोन रेखा में भी सोने के भंडार पाए जाते। अरे वो गाना नहीं, नहीं वो है, गजल है।
सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल। वाह वाह, कितना मजा आता है इनका। तो स्वर्ण रेखा और स्वर्ण नदियां, इन नदियों का नाम ही सोने के प्राप्ति की वजह से हुआ है। सोने के छोटे 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 कण पाए जाते हैं इनमें नदियों में, स्वर्ण नदी और स्वर्ण रेखा नदी। और अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा सोने के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? ये जमुई के अंदर। कहाँ मिलते हैं? जमुई में, है ना, जमुई में। अभी अगर मैं आपको पूछ लेता ना कि 3 अग्रणी राज्य जो लोहा का उत्पादन करते हैं, तो कोई नहीं बताता। और ये देखो, ये सब बच्चे लिख रहे हैं सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। गाने सबको याद रहते हैं, लेकिन पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता है ना। तो सबसे अधिक भंडार सोने के कहाँ मिलते हैं? जमुई पाए जाते हैं। सरकार निकालेगी पता नहीं कब, है ना। तो ये है। देखो अगला, एक आधात्मिक खनिजों में एक आता है माइका। क्या आता है? भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन कौन करता है? भारत। अच्छा सुनो भाई, भारत करता है उत्पादन, ठीक है ना भाई, थैंक यू भाई, बाद में बोलते हैं। तो देखो सुनो एक बार ध्यान दो प्लीज, इस पर आओ। एक सफेद अभ्रक होता है, गुलाबी अभ्रक होता है ना। तो सफेद वाला जो अभ्रक होता है ना, ये पेगमेटाइट नाम की चट्टान होती है। कौन चट्टान होती है? पेगमेटाइट। पेगमेटाइट कौन चट्टान है? पेगमेटाइट। तो सफेद अभ्रक की प्राप्ति पेगमेटाइट से होती है ना, पेगमेटाइट से होती है पेगमेटाइट। तो सफेद अभ्रक की प्राप्ति पेगमेटाइट आग्नेय चट्टान से होती है। पेगमेटाइट आग्नेय चट्टान से होती है। तो सफेद अभ्रक पेगमेटाइट नामक चट्टान से मिलता है, पेगमेटाइट से मिलता है। और रूबी अभ्रक है ना, जो गुलाबी रंग का होता है, वो मस्कोवाइट, रूबी अभ्रक को मस्कोवाइट अभ्रक भी कहा जाता है। तो मस्कोवाइट या जो कि आपका गुलाबी गुलाबी रंग का होता है, रूबी अभ्रक, ये सबसे अच्छी गुणवत्ता का होता है। देखो अभ्रक हमें कहां से मिलेगा? नेल्लोर नदी की घाटी। कौन सी घाटी है? नेल्लोर नदी। नेल्लोर नदी की घाटी आंध्र प्रदेश, कोडरमा और हजारीबाग। कोडरमा और हजारीबाग कहां पर है? झारखंड। और भीलवाड़ा राजस्थान। और बिहार में मुंगेर, बिहार में मुंगेर। यहाँ से किसकी प्राप्ति होती है? अभ्रक की प्राप्ति होती है मुंगेर से। और देखो एक जिप्सम, लगभग 94-95% जिप्सम केवल राजस्थान उत्पादन करता है। जिप्सम एक उर्वरक खनिज है। कैसे खनिज है? उर्वरक। तो मिट्टी में लवणता छाट एक समस्या जब हो, तो रेह या कलर जो मिट्टी होती है, लवण ये तत्व अधिक हो जाते हैं, तो मिट्टी में डाला जाता है और इससे लवणता जो है मिट्टी की नियंत्रित की जा सकती है, ठीक है ना। लवणता कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का पाइराइट हो गया, रोक फास्फेट हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब के सब ये उर्वरक खनिज होते हैं। तो इनको मिट्टी के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। और राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है नागौर। कौन जिला पड़ता है? नागौर। नागौर जिला पड़ता है। आपने कभी सुना हो बीकानेर? सुना है कभी? क्या है? शुष्क बागवानी। शुष्क बागवानी का है बीकानेर। तो बीकानेर जो है, उस बीकानेर और एक पड़ता है आपका नागौर। इन दोनों जिलों से जो है हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे जम्मू कश्मीर का डोडा जिला पड़ता है, वहां भी मिलता है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर और त्रिची, कोयम्बटूर और त्रिची यहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब 96% एक राज्य में मिल रहा है, तो बाकी को पढ़ने का मतलब नहीं है। तो याद रखेंगे राजस्थान, और राजस्थान का नागौर और बीकानेर, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हाँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा जिला जम्मू कश्मीर, यहाँ भी मिलता है, ठीक है। अगला चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर जो होता है लाइमस्टोन, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो जो सीमेंट उद्योग होता है, उस सीमेंट उद्योग का सबसे आधारभूत जो खनिज है, वो सबसे आधारभूत खनिज कौन सा है? वो कौन सा है? चूना पत्थर। तो ध्यान रखना, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे आधारभूत उद्योग वो है। अब देखो चूना पत्थर मिलता है विंध्याचल से। किससे मिलता है? अच्छा, डालमिया की फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री सासाराम। कहाँ पर है? रोहतास। रोहतास में ना। देखो एक बात तो समझो क्यों है। अरे बिहार में कुछ भी फैक्ट्री होगी तो बंद हो जाएगी, आप चिंता मत करो। अरे सब बर्बाद कर देंगे हम, सब बंद कर देंगे अपन, सब बर्बाद, चिंता मत करो तुम। जब तक इस स्टेट का पूरा सत्यानाश नहीं करेंगे, जब तक अपने मानेंगे नहीं, क्योंकि अपनी जिम्मेदार, भारत थोड़ी जिम्मेदार है कि नहीं। हम कोई फैक्ट्री लगाएगा और हम आके उसको लगत कट्टा 2 करोड़, भाई साहब वो अपना बोरी भीतर संभाल के भाग जाएगा, चलो हो गया, है ना। देखो सुनो सुनो सुनो, इधर जान दो। यहाँ पे आपका पड़ता है जिला कौन सा? रोहतास। कौन सा पड़ता है? रोहतास। और आपको पता है कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात से शुरू होकर और MP और कहाँ तक मिलता है? बिहार तक और कैमूर तक मिलता है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है, कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्याचल का पूर्वी विस्तार, और पूर्वी विस्तार कैमूर रोहतास जो जिला पड़ता है आपका यहाँ पर, ये विंध्याचल का पर्वत है पूरा, विंध्याचल फैला है। और विंध्याचल में मिलता है चूना, इसमें मिलता है बालू, बालू नहीं बालू पत्थर, पाइराइट। आपको पाइराइट का सबसे बड़ा, भारत में सबसे अधिक पाइराइट का उत्पादन रोहतास ही करता है। तो पाइराइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, डोलोमाइट भी है ना। तो डोलोमाइट हो गया, पाइराइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, हीरा हो गया, ये तमाम जो खनिज विंध्याचल में पाए जाते हैं, है कि नहीं। और बिहार का जो है पाइराइट, बिहार में मिलता है रोहतास जिले से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि विंध्याचल का विस्तार। अब देखो मैंने भौतिक प्रदेश इतना डिटेल से पढ़ा देता हूं, मैं एक टॉपिक को इतना डिटेल से पढ़ा देता हूं कि बच्चे को फिर ये सब टॉपिक याद करने में आसानी हो जाती है। तो उसमें मैं बहुत चीजें अपडेट करवाता हूं कई सारी। फिर देखो आप इसमें सीमेंट उद्योग के आधारभूत है। सबसे बड़ा चूना उत्पादक कौन है? राजस्थान। सीमेंट उत्पादन में भी भारत में सबसे अधिक किसका स्थान है? राजस्थान का। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। एक चूना खूब होता है यहाँ पर, MP, और फिर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। जब राजस्थान के बाद MP आएगा ना, चूना पत्थर में विंध्याचल की पहाड़ियों से मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हाँ पाइराइट अमझोर, कौन सा स्थान है? अमझोर, रोहतास के अंदर पड़ता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अलावा सभी प्रकार की चट्टानों में प्राप्ति किसकी होती है? चूना पत्थर। क्योंकि गोंडवाना चट्टानों में मिलता है कोयला, चूना पत्थर सब चट्टानों में मिलेगा, बस एक चट्टान छोड़ दो आप, और वो कौन सी छोड़ोगे आप? गोंडवाना। गोंडवाना क्योंकि गोंडवाना में क्या है? कोयला है, तो कोयले के साथ चूना नहीं मिलेगा, तो कोयले में तो कोयला ही मिलेगा, ठीक नहीं। तो ये देख लीजिएगा। फिर आप देखो चूना पत्थर में फिर वही राजस्थान के अंदर एक नागौर और मकराना। अब सुनो, चूना पत्थर का जब कायंत्रण होगा, तो चूना पत्थर के कायंत्रण से बनेगा मार्बल या संगमरमर। क्या बनेगा? मार्बल या संगमरमर, मार्बल या संगमरमर। बारह बारह इधर बारह जा बेटे नहीं। तो जो चूना पत्थर है उसे क्या बनेगा? उसे बनेगा संगमरमर। और आप जानते हैं कि संगमरमर कहाँ का फेमस है? मकराना। मकराना ताजमहल किससे बना हुआ है? मकराना के मार्बल। क्या कमेंट कर रहा है को? क्या क्या कर रहा है? तो देखो, तो इधर खूब क्या मिलता है? मार्बल और चूना मिलता है। में क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? ये हो गया संगमरमर। तो चूना से बनी संगमरमर की चट्टानें, ठीक है ना। संगमरमर की चट्टानें बनती हैं। और मकराना का वो मार्बल सारा निकाल निकाल के और फिर कहाँ लेके? ताजमहल। तो ताजमहल बना दिया, बताओ किसके लिए बना दिया? पागल। मुमताज की फोटो देखना आप एक बार कभी, देखिए आ गया तुम। मुमताज की फोटो देखना, मुमताज की फोटो। तो तुमने सगाई नहीं करवाओ उसे,
और वो पागल ताजमहल बनवा गया, आप समझ में नहीं आता कैसे पागल कर दिया आदमी को यार भाई साहब। एमपी के अंदर बैतूल का पठार, कौन सा पठार है? बैतूल। अच्छा मैं आपको एक चीज पढ़ा के आया था पीछे, आप याद करो, नदियों पढ़ाया था, नर्मदा पढ़ाई, नर्मदा। और नर्मदा में मैंने आपको बताया था कि नर्मदा में मैंने आपको बताया था कि नर्मदा में आपको बताया था कि भेड़ाघाट की पहाड़ियां हैं, बताया था भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट की पहाड़ियां संगमरमर की चट्टानें हैं, और उनके ऊपर से जब पानी गिरता है भेड़ाघाट की पहाड़ियों के ऊपर से तो एक जलप्रपात बनता है धुआंधार। नर्मदा पर जबलपुर के निकट कौन जलप्रपात है? धुआंधार। बताया था आपको, सुनो। वहां मैंने एक चीज और पढ़ा रखी है कि ताप्ती नदी का उद्गम एक पठार से होता है, उसका नाम बैतूल पठार। कौन पठार है? बैतूल का पठार है। और एक स्थान पड़ता है मूलताई। कौन स्थान है? मूल प्लस ताई। मूल का मतलब होता है जड़, ताई मतलब तापी, ताई का मतलब तापी के लिए कमरे। तो बैतूल नामक पठार में महादेव पहाड़ियों के अंदर देखो, राजपीपला, ग्वालियर, महादेव, मैकाल। तो महादेव श्रेणी सतपुड़ा का भाग है, राजपीपला भी सतपुड़ा का भाग, ग्वालियर भी सतपुड़ा का भाग। तो जो महादेव श्रेणी, उस महादेव श्रेणी में बैतूल का पठार है, उसमें स्थान पड़ता है मूलताई। मूलताई से निकलती है ताप्ती। तो जो बैतूल का पठार है वहां पर भी चूना के जो है चट्टानें पाई जाते हैं। समझ में आई बात? वो पूरा इलाका ही चूना की चट्टानों से बना हुआ है, और बहुत सारी चट्टानों का रूपांतरण होकर क्या बन गया? मार्बल, संगमरमर बन गया। ठीक है ना? तो बैतूल पठार जबलपुर के आसपास भी हमें क्या मिलता है? चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, यहाँ पर भी चूना की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है ना? अब आते हैं कोयला पर। कोयला, ये सब फालतू बातें करता हूँ। अब सुनो, कोयले की 4 श्रेणियां हैं। जैसे लोहे की कितनी श्रेणियां थी? 4। ऐसे कोयले की भी कितनी श्रेणियां? 4। कोयले की 4 श्रेणियों में एक है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है ना, ये एक स्थान पड़ता है जम्मू कश्मीर में, कालाकोट। कौन सा पड़ता है? कालाकोट। और जम्मू कश्मीर में कालाकोट से हमें जो कोयला मिलता है वो कोयला है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट ही कोयला सबसे अच्छा कोयला है। ठीक है? दूसरा आपका मिलता है बिटुमिनस। कौन मिलता है? तीसरा है लिग्नाइट। तीसरा है, चौथा है पीट। चौथा कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सारे बोलो, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। देखो लकड़ी जला दो, लकड़ी जला दो, जो बना वो कौन सा है? पीट। जम्मू कश्मीर में कालाकोट से कौन सा मिलता है? एंथ्रेसाइट। आपको पता है अमेरिका के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन। कौन पर्वत है? अपलेशियन पर्वत के अंदर, अपलेशियन पर्वत में एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के विशाल भंडार है। अब देखो बताओ, तो अमेरिका के अंदर, दुनिया में 1857 में हम क्रांति कर रहे हैं। इधर से पूरा मंगल पांडे बंदूक चला दिया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, अंग्रेज मार रहे हैं, भूखा पूरा सूखा पड़ा हुआ है, भूखमरी फैल गई है, बीमारियां फैली हुई है, मृत्यु दर उच्च है कि नहीं? राजा लड़ रहे हैं 1857 में। और अमेरिका ने पेट्रोल खोज लिया, पेट्रोलियम। आप समझ रहे हो आगे होने का कारण? अमेरिका ने पेट्रोलियम खोज कर ली अपलेशियन में 1857। यहाँ क्रांति हो रही है अभी, तो आजादी का ठिकाना ही नहीं है। ठीक है ना? और उसी क्षेत्र में फिर मिल गया बाद में आगे चल करके एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। और जिसके पास, देखो, अगर आप दुनिया पर राज करना चाहते हैं तो आपके पास ऊर्जा के स्रोत विशाल होने चाहिए। अगर विशाल ऊर्जा स्रोत है तो आप ताकत है, आपके पास नहीं तो कुछ नहीं है कि नहीं? आप देखो हालत खराब हो जाती है ना जब भी कभी ईरान में लड़ाई होती है, तो लड़ाई ईरान में हालत इधर खराब, क्योंकि तेल आता है हार्मोज जलसंधि। तो इसलिए ऊर्जा का मतलब वो होना बहुत जरूरी है। अभी तो हम लगभग 50% ऊर्जा उत्पादन गैर नवीकरणीय जो है उनसे, अनवीकरणीय संसाधन नहीं, सॉरी, नवीकरणीय संसाधन, सोलर, विंड, इनसे प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऊर्जा निर्भरता में अभी हम बहुत पीछे हैं। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा जम्मू कश्मीर कालाकोट से मिलता है। ठीक है ना? दूसरा आपका कौन सा? बिटुमिनस, भारत में मिलने वाली सर्वाधिक कोयले की वो कौन सा प्रकार? बिटुमिनस। और एक है लिग्नाइट। कौन सा है? लिग्नाइट। तमिलनाडु में लिग्नाइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। नेवेली। कौन सा है? नेवेली। इसके अलावा बीकानेर के अंदर भी इसके भंडार मिलते हैं लिग्नाइट कोयले के। ठीक है ना? तो लिग्नाइट के। और एक आपका कौन सा? पीट, सबसे खराब किस्म आता है। कोकिंग, नॉन कोकिंग को हम छोड़ देते हैं, इन सब पर टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है ना? कोक नामक एक पदार्थ होता है जिससे क्या बनाते हैं? लोह इस्पात, है ना? देखो यहाँ पर कोयले को ही गर्म करके, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले को गर्म करके और गर्म करते हैं तो उसे कोक नामक पदार्थ बनता है। और उस कोक को डाला जाता है स्टील जब बनाते हैं ना, तो उसके अंदर। तो वह कोयला जिससे कोक पदार्थ प्राप्त करते हैं वो एंथ्रेसाइट और कौन सा है? बिटुमिनस। ठीक है ना? लिग्नाइट कोयले का अधिकांश उपयोग किसमें होता है? वो होता है बिजली के उत्पादन में। जला करके पानी गर्म से भाप से बनाएंगे, टरबाइन को घुमा लेते हैं, ये होता है। देखो 1774 में कोयला भारत में खोजा गया। अच्छा, भारत में भी पीछे नहीं है कोयले की खोज करने में। 1774 में खोज लिया हमने। 1774 रानीगंज, दामोदर के तट के ऊपर, है ना? दामोदर के घाटी में, बंगाल में 1774 में रानीगंज में कोयले की खोज कर ली। लेकिन उपयोग नहीं, क्या करोगे? कोयला पड़ा हुआ है, बस पड़ा है। फिर 1853 में चली ट्रेन, रेल, फिर व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ कोयले का। जब तक कोयले कोई उपयोग भारत में नहीं था। ठीक है ना? तो 1774 में रानीगंज में कोयला खोजा गया। सबसे मोटी कोयले की परत भी रानीगंज में ही पाई जाती है। ठीक है ना? तो रानीगंज में पहली बार कोयला खोजा गया था दामोदर नदी के बाएं तट पर, रानीगंज में 1774 में। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, भारत में कोयले की सर्वप्रथम खोज 1774 में रानीगंज कोलफील्ड में दामोदर नदी के बाएं तट पर की गई, बाएं तट पर की गई। भारत चीन के बाद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक शहर कौन सा है? धनबाद। वो भारत की क्या कहते हैं? कोल कैपिटल, कोयला की राजधानी। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु में मौजूद। इनमें से अच्छे प्रश्न है सारे सारे। तो देखो एक बार, भारत की कोयला राजधानी कौन सा है? धनबाद। धनबाद तो आप जानते हैं कि हरियाणा में है। अरे झारखंड, अच्छा। भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा, उत्पादन में भी और उपभोक्ता में भी। ठीक है? ये बच्चे क्या लिख रहे हैं पता नहीं। हाँ याद से लिख रहे हैं, मेरी मम्मी भी पढ़ रही है साथ बैठ करके। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मम्मी मैसेज कैसे लिखने दे रही है? झूठ नहीं मार रही है, जो तुम्हारा मैसेज लिखता है तो। अरे छोटी मम्मी है। हाँ, 5वां सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। 5वां सबसे बड़ा कोयले का भंडार, है ना? लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है आपके? तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है ना? तो ये है। अरे वो तो खतरनाक टीचर होती जा रही है गणित की दिन प्रतिदिन। अरे हाँ, मुझे पढ़ाती, बताओ ये चीज। अहमद, मैं जानता हूँ नीयत खराब है तुम्हारी। देखो देखो इसमें कितने कितने भंडार है, देखो एक बार। कोयले की क्या स्थिति है? एज पर कोल इन्वेंटरी पब्लिश बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। खनिजों की खोजबीन कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उसने बताया हमें
कि भाई हमारे पास जो अनुमानित जो कोयले के भंडार है वो 3,61,411 मिलियन टन है। देश में अनुमानित जो कोयले के भंडार है ना वो कितने हैं? 3,61,411। इसमें से अगर आप देखोगे भंडारों में, कुल भंडारों में ओवरऑल, तो कुल भंडारों में कुल देखो, ये वर्ल्ड डेटा मत जाना, इसमें कुल संसाधन में जो सबसे अधिक भंडार है वो किसमें है? उड़ीसा। सबसे अधिक भंडार किसमें है? उड़ीसा। दूसरा कौन सा है? झारखंड। तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा, पांचों को याद रखना इस क्रम में है। 3,61,000 है, इसमें से 88,104 उड़ीसा, फिर दूसरा झारखंड में 86,600, 74,000 छत्तीसगढ़, 33,000 पश्चिम बंगाल, 33,800 और एमपी में मात्र 30,916। तो ये हाँ, तो अब देखो मेरे पास में जो अभी इसमें जो डेटा अभी है उपलब्ध, तो नहीं देखो उत्पादन में अलग हो सकता है, उत्पादन अलग और भंडारण में अलग। तो उत्पादन में अगर आप आओगे तो झारखंड, उत्पादन में कौन आ जाएगा? झारखंड। उत्पादन में झारखंड देखो ये रहा ना इधर से हमने यहाँ पर, ठीक है ना। तो हाँ देखो यहाँ लिखा है ना, ये रहा कि निरंतर निवेश और आधुनिक तकनीकों पर जोर देने के परिणामस्वरूप भारत में कोयला उत्पादन 22-23 में बढ़कर 893 मिलियन टन हो गया। 2023-24 में कोयले का उत्पादन बढ़कर 997 मिलियन टन हो गया है, जिसमें 11.65% की वृद्धि हुई। इसमें लिखा तो 11.65 की वृद्धि, पिछले 2022-23 की तुलना में 23-24 में 11.65 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। इसमें देखिए जो लिख रखी है कि वर्तमान में केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री जी किशन रेड्डी है ना। तो उत्पादक राज्यों में फिर आपका झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़। भंडार अलग हो सकते हैं, उत्पादन अलग हो सकता है। मैंने बताया जैसे तांबे में भंडार तो राजस्थान में, लेकिन अधिक उत्पादन कौन करता है? एमपी करता है। तो अग्रणी भंडारों की दृष्टि से उड़ीसा का ज्यादा। अच्छा एक बात और है, जीएसआई तो लगातार सर्वे करता रहेगा और सर्वे में पता चले, जैसे कभी किसी को लगता था कि सबसे बड़े सोने के भंडार कर्नाटक में, फिर जीएसआई ने सर्वे किया तो पता चला ना 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 सबसे बड़े भंडार तो कहां पर है। तो ये आंकड़े किसी भी वर्ष बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लगातार बदलने वाले डेटा है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्य जो ट्रेंड में है वो अब एक नंबर पर देखो सबसे। अब बताओ इन दोनों में कितना ही अंतर है उत्पादन में? किसी भी साल उड़ीसा 1 पर आ जाएगा, झारखंड 2 पे, है कि नहीं। उत्पादन थोड़ा सा बड़ा, डेटा बदल जाएगा तुरंत। लेकिन हाँ ये है एमपी झारखंड में अंतर है, ये लगभग 26% है। तो 26% से घटाएगा तो कितना घट जाएगा? 2%, 3%, 4%, वो भी 20-22% रहेगा। और ये बहुत बढ़ाएगा तो 9 है, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन नजदीक नजदीक 1 नंबर झारखंड, 2 नंबर उड़ीसा, 3 नंबर छत्तीसगढ़। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और एमपी ये उत्पादन में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो कोल इंडिया लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ कोल इन इंडिया इन 1973। 1973 में जो कोयला था उस कोयला के क्षेत्र में कंप्लीटली क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि कोयले का पूरा खनन वनन का जितना भी कार्य है वो सब कौन करेगी? भारत सरकार करेगी। और उसके क्रम में 1973 में राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके लिए एक स्थापना करी गई कोल इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी स्थापित करी 1975। तो कोयला राष्ट्रीयकरण 1973, 2 साल बाद स्थापना हुई कोल इंडिया लिमिटेड। एट प्रेजेंट कोल इंडिया लिमिटेड शेयर इन द कंट्रीज टोटल कोल प्रोडक्शन इज अराउंड 82%। भारत का 82% कोयले का उत्पादन अकेली एक कंपनी करती है जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। बस इतना ही काम का, इससे ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है ना। कोल इंडिया लिमिटेड वाज गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न इन द ईयर 2006-7, नवरत्न इन 2008-9 और महारत्न इन अप्रैल 2011 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोल इंडिया लिमिटेड अभी फिलहाल महारत्न कंपनी है। पहले मिनी रत्न, उसके बाद में कौन सी बनी? नवरत्न, और फिर बनी कौन सी? महारत्न। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जो भारत का 82% के अराउंड क्या करती है? कोयले का उत्पादन करती है। ये है कोल इंडिया लिमिटेड। 1973 में राष्ट्रीयकरण और 75 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कोयला कहां कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो कोयला सब मिलता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है कालाकोट, जम्मू कश्मीर। लेकिन भारत में तो प्रमुखता से मिलने वाला कौन सा है? बिटुमिनस। कौन सा मिलता है? बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस कोयला है। जिसको जाना है वो अभी जा सकता है, तुम्हारे पास है अभी एक चांस जाने का, है ना। देख लो, जाने का मन हो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आप समझो इस बात को कि बहुत कॉम्प्लिकेशन महसूस कर रहा हूँ, लाइट से इतना इरिटेशन हो रखा है। अरे चश्मा वहां रहेगा उसके कमरे पर। कल मैंने पूरे दिन चश्मा लगाया क्लास में ना, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल एक बार भी सिर दर्द नहीं हुआ। आज छूट गया उधर अभिजीत के रूम पे, नहीं तो मैं लगा के रखता तो सही रहता। ये बहुत भाई साहब बहुत इरिटेशन हो रखा है, सिर में दर्द होता है, वोमिटिंग जैसा हो जाता है, तो बुरा लगता है। लाइट बुझा दे यार, बंद कर लाइट। अरे काला दिखाऊं मैं? हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक, इतनी ठीक है। आप सुनो भाई, जा रहे हो क्या? डंडा अभी ला तुरंत, इधर आ जा, इधर इधर तो भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। मैंने कहा था ना, अरे लकड़ी दे तो मुझे, तुम क्या मारोगे इसको? इनका इलाज मैं करता हूँ सुधार, ये मत लग मत जाएंगे, ये दे प्लास्टिक वाला। दोनों आ जाओ, अरे लड़के इधर आ, ये ला अरे देना, हाँ जल्दी आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर मुर्गा बन जाए, मैंने कल तो क्लास में मुर्गा बन जाओ, बात ऐसे कैसे तुम? आगे बैठ जा, कहाँ बैठ गया? आ गया इधर, इधर क्यों है? आगे ले, आगे आगे आगे। मैंने कहा था ना कि लास्ट क्लास अब चल रही है, 2-4 दिन और है। आगे आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, ये बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठ जा। हाँ। देख आगे देखो, इसमें अभी कोयला कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा सुनो एक बार। झारखंड के अंदर कोयला कहाँ मिलेगा? हजारीबाग। झारखंड में कहाँ मिलेगा? हजारीबाग के अंदर जो प्रसिद्ध खाने हैं, फेमस माइंस हैं, उन झारखंड के हजारीबाग की खान में एक आती है करणपुरा, कौन आती है? एक आती है बोकारो, कौन आती है? एक गिरधी, कौन सी है?
ठीक है ना, गिरदी, गिरिडीह या गिरदी दोनों लिखते हैं। झारखंड के अंदर कौन सा आ गया, हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग में कौन सा आ गया, कर्णपुरा, बोकारो, गिरिडीह। झारखंड का एक जिला पड़ता है धनबाद, और बताए, ये पक्का याद कर लेना, इसको अच्छे से रख लेना। झारखंड, धनबाद, झरिया। झारखंड, धनबाद, झरिया। झारखंड के धनबाद जिले में झरिया की खान, झरिया की खान है झारखंड के धनबाद में, और ये कौन सी है, झरिया की खान। इसको रख लेना, बहुत अच्छे से रख लेना। झरिया की खान, धनबाद जिला, झारखंड, है ना, धनबाद जिला, झारखंड। झारखंड के पलामू के अंदर पड़ता है आपका औरंगा डाल्टनगंज, डाल्टनगंज इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक, डाल्टनगंज, वो कोई बात नहीं है, लोकल में बोलने का उच्चारण थोड़ा अलग होता है और वैसे थोड़ा सा अलग होता है। तो ये पलामू जिले के अंदर औरंगा और डाल्टनगंज, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर जिला पड़ता है कोरिया, और कोरिया के अंदर पड़ती है चिरीमिरी। कौन सी है, चिरीमिरी। देखो प्रश्न यही पूछता है, चिरीमिरी झिलीमिली खाने प्रसिद्ध है, चिरीमिरी झिलीमिली खाने प्रसिद्ध है कोयला के लिए। चिरीमिरी झिलीमिली किसके लिए, कोयला। चिरीमिरी झिलीमिली कोयला। सरगुजा छत्तीसगढ़ का झिलीमिली, पंचमहिनी और बिसराम राम, कौन सा है, बिसराम। ये नाम भी बहुत फेमस नाम है, बिसराम राम, बिसराम राम पड़ता है, ये बहुत फेमस है। तो चिरीमिरी और झिलीमिली, चिरीमिरी और झिलीमिली। छत्तीसगढ़ का एक और पड़ता है, इसका नाम है कोरबा। कौन पड़ता है, कोरबा, कोरबा। उड़ीसा में पड़ता है तलचर, उड़ीसा में तलचर, उड़ीसा में तलचर, किसके लिए, कोयला। अब मैंने आपको याद करवाया था, एक मैंने आपको बताया था, एक बताया था सिंगरैनी, और एक बताया था आपको सिंगरौली। और ये प्रश्न बहुत बार पूछता है, इतना कंफ्यूजिंग है, सिंगरैनी कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है। सुनो भाई, इसको एक ही बार में याद कर लो, बस दोबारा बार बार नहीं रखना पड़े, जुगाड़ करो और याद कर लो। दीदी फोन काट दो, कोई बात नहीं, माँ से बाद में बात कर लेंगे, है ना। तो अरे तो मेरे, तो सुनो एक बात, ध्यान दो, एक बात को समझो। सिंगरैनी, सिंगरौली, सिंगरैनी, सिंगरौली, टेबल ले ली ना, सिंगरैनी और सिंगरौली दोनों एक एमपी में है, एक तेलंगाना, एक एमपी में और एक तेलंगाना, एक एमपी और एक तेलंगाना। तो देखो तेलंगाना, तेलंगाना इसमें आता है सिंगरैनी। आप ये जुगाड़ कर लो, व्यवस्था कर लो, नए में मिलान हो रहा है इसमें। सिंगरैनी तेलंगाना, सिंगरैनी तेलंगाना, सिंगरैनी तेलंगाना। और जो बच गया सिंगरौली, कहाँ बच गया, मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहाँ पर, मध्य प्रदेश। इस अच्छा ये, हाँ हाँ, ये मतलब वो लिखने में मिस्टेक होगी, सिंगरैनी। तो सिंगरैनी जो आता है ना, ये तेलंगाना में आता है। अब सुनो आप, ये आपका एमपी में आ गया सिंगरौली, और इसमें आ गया आपका तेलंगाना में सिंगरैनी। और तेलंगाना में नदी कौन सी बहती है, गोदावरी। तो सिंगरैनी कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी की घाटी में, तेलंगाना में, ठीक है, बात समझ में आ गई। पश्चिम बंगाल के अंदर एक जिला पड़ता है वर्धमान, वर्धमान कौन सा है, यहाँ पर रानीगंज की खान, कौन सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पहली खान 1774, गोदावरी के बाएं तट, उस पर दामोदर के बाएं तट पर, दामोदर के बाएं तट पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें से प्रश्न अगर आया ना कोई लेगा, इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछता है यहाँ से घूम घाम कर, इनमें से जरूर प्रश्न आते हैं, इनसे बात प्रश्न आता भी नहीं है। ये स्लाइड पूरी कोई मान लो गोल्डन स्लाइड है ये, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आया रहता है, हमेशा पेपर में आता है, ठीक है। अब आते हैं कौन से कोयले पर, लिग्नाइट। कौन कोयला है, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयले की बात करो तो सबसे बड़े भंडार नेवेली, तमिलनाडु, नेवेली, तमिलनाडु। राजस्थान के अंदर एक खान है, पलाना की खान है। कौन खाने है, पलाना की खान, पलाना की खान, जो कि जिले में पड़ती है, बीकानेर। जम्मू कश्मीर का बारामूला, रियासी और उधमपुर। मेघालय भी याद रखना, यहाँ भी लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और एक उमरसा जो है गुजरात का है, मेघालय में एनजीटी ने रेड होल माइनिंग, रेड होल माइनिंग, रेड होल माइनिंग, ठीक है ना, मतलब मेघालय के पठार पर छोटे छोटे होल बना करके, और छोटे जो बच्चे होते हैं उनको उसमें भेजा जाता है, वो माइनिंग करके लाते हैं अंदर से, ठीक है। रेड होल माइनिंग, रेड मतलब चूहा, चूहे के बिल के समान पतले पतले होल बना करके और उसमें से कोयला निकालते हैं। और ये बहुत गलत तरीका है। एनजीटी एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसने इसको बैन किया हुआ है। फिर एक बार आपको बताएं कि सुरंग थी, कौन सुरंग थी, वो सुरंग बह गई थी, उसमें कई लोग फंस गए थे। तो कौन सी थी, कटरा में थी, कहाँ थी ना, तो वो सुरंग में लोग फंसे थे, तो रेड होल माइनिंग करके ही उनको निकाला गया था, रेड होल माइनिंग से उनको निकाला था। हाँ, उससे सब बच गए थे भाई, रेड होल माइनिंग से, ठीक है ना। खाना वाना भी उनको पहुंचा दिया था। तो इसमें क्या होता है ना कि जो खान होती है ये अवैध है, गलत तरीके से, अवैज्ञानिक तरीके से इसमें खनन होता है, तो कई बार ढह जाती है। मेघालय पठार आपको बताइए बारिश ज्यादा होती है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा मेघालय। तो चूंकि जब सर्वाधिक वर्षा होगी तो पानी बहुत होगा, नमी बहुत होगी, आर्द्रता बहुत होगी, तो ढह जाती है कई बार खाने, उसमें बहुत लोगों की मृत्यु होती है। तो एनजीटी ने क्या कर रखा है, बैन, अवैध है, वैध नहीं है। इसके अलावा जो है कोल बेड मीथेन है, इसका तो कोई ज्यादा नहीं है। नेचुरल गैस, ठीक है ना। सुनो प्राकृतिक गैस, इसमें आप आओ, नेचुरल गैस पे आप आओ। हाइड्रोकार्बन का एक गंधहीन गैसीय मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का एक गंधहीन गैसीय मिश्रण, जो मुख्य रूप से गैस कौन सी है, मीथेन। यह पेट्रोलियम का ही एक प्रकार है, जो आमतौर पर कच्चे तेल के साथ में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, मतलब पेट्रोलियम भी मिलेगा और वहां से क्या मिलेगी, गैस, प्राकृतिक गैस। और असम का काफी अग्रणी स्थान है गैस उत्पादन में। एक होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उत्पादन प्राकृतिक गैस का मानक वायुमंडलीय दाब पर इसकी मात्रा के 1% से भी कम तक संपीड़ित करके जाता है। मतलब आयतन ज्यादा होता है नॉर्मल गैस का, उसको कंप्रेस करके, और उसका जो कुल वो था उसमें गैस, उसको कुल आयतन का 1% से भी कर देते हैं, कम कर देते हैं। अपने घर में कौन सा होता है, एलपीजी होता है ना, एलपीजी। और गाड़ी में कौन करती है, सीएनजी, है कि नहीं। तो सीएनजी वही सीएनजी की बात कर रहा है। अब अगर देखो मान लो उसका, अगर उसको कंप्रेस नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी गैस होगी, एरिया ज्यादा होगा। अब उसको कंप्रेस करके 1% कर देंगे तो फिर कम एरिया में ज्यादा गैस आ जाएगी, ठीक है। एक होती है ध्रुवीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड होती है, लिक्विड नेचुरल गैस होती है ना। एलएनजी ये गैस का तरल रूप है, और एलएनजी का उत्पादन प्राकृतिक गैस को शुद्ध करके और उसे -260 फारेनहाइट तक ठंडा करके तरल में बदलकर किया जाता है। तो उसको इतना ठंडा कर देते हैं गैस को, आपको पता है, गर्म करने पर द्रव से गैस बनता है और ठंडा करने पर गैस से द्रव बनता है। समझ में बात। तो प्राकृतिक गैस से, और जो लिक्विड गैस है, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, वो कितने तापमान के ऊपर, -260 डिग्री फारेनहाइट, इस टेंपरेचर पर ले जाएंगे तो जो गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एलपीजी बन जाएगी, एलपीजी में जाएगा, ठीक है ना, एलपीजी। और जो सीएनजी है वो क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके आयतन को घटाया जाता है गैस का। अब देखो इसमें आपका कोल बेड मीथेन लगता नहीं बहुत काम का है, लेकिन फिर भी देख लो, चलो। कोल बेड मीथेन एक अपरंपरागत गैस का ही क्या है, भंडार। तो जो कोयला जहां पर मिलता है, कोल बेड, कोल का मतलब कोयला, बेड का मतलब संस्तर, कोल बेड मीथेन, कोयले के संस्तर में मिलने वाली मीथेन गैस, सीबीएम इसको बोलते हैं।
कोयले के संस्थानों के अंदर पाई जाने वाली गैस होती है। मीथेन गैस कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है, इसे ड्रिल करके निकाला जाता है तथा नीचे उपस्थित भूमिगत जल को हटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। ऊपर से ड्रिलिंग करी, पानी हटा दिया, नीचे गई, कोयले की संस्तर में से क्या निकाल दिया हमने, गैस निकाली, मीथेन गैस। और जो कोयले की संस्तर में से ही मीथेन निकालते हैं उसको बोलते हैं कोल बेड मीथेन। कोयले के संस्तर से मीथेन को प्राप्त करना। देश के 12 राज्यों में कोयला तथा सीबीएम भंडार पाए जाते हैं। गोंडवाना निक्षेप में यह बहुतायत में मिलते हैं। अब बताओ कितनी अंडरस्टूड बात है, नहीं भी कोई पढ़ाई तो भी आदमी समझ जाए। कोल बेड मीथेन, कोल के संस्तर से मीथेन को प्राप्त करना, ये कोल बेड मीथेन है। कोयला किसमें मिलता है, अच्छा कहां पर मिलेगी कोल बेड मीथेन, जहां कोयला मिलेगा, जहां कोयला मिलेगा। और कोयला किन चट्टानों में मिलता है, गोंडवाना। कोयला कहां मिलेगा, गोंडवाना, गोंडवाना मिलेगा, ठीक है ना। तो इनमें मिलता है। वर्तमान में सीबीएम का उत्पादन झारखंड के रानीगंज, झरिया और बोकारो के कोल फील्ड से होता है। ये सब कोयले के क्षेत्र है। हाँ, वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। अच्छा झारखंड मतलब रानीगंज का कुछ क्षेत्र है कोयले का क्षेत्र। रानीगंज स्थान बंगाल का है, लेकिन रानीगंज का जो क्षेत्र है कोयला क्षेत्र, ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सा ही है, बहुत बड़ा है, फैला है। तो कुछ हिस्से इसके काफी फैले होंगे झारखंड में, लेकिन ये स्थान जो है ये कहां पर, वेस्ट बंगाल के। अब देखो आप, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य राजस्थान करता है, जबकि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम राज्य का प्रथम स्थान है। राजस्थान में बहुत तेल मिलता है। तटीय भंडार, देखो दो प्रकार के भंडार आपको देखने को मिलेंगे। एक तो तटीय भंडार, तटीय भंडार का मतलब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान किस श्रेणी में आता है, तटीय भंडारों में आता है। और एक होता है जैसे असम डिगबोई, तो ये भी कौन सा भंडार है, तटीय भंडार। एक होता है अपतटीय, आपका मतलब होता है दूर, आपका मतलब दूर, अपतट का मतलब होता है तट से दूर, तो तट से दूर तो समुद्री होता है ना, तो तट से दूर तो समुद्री होता है। तो समुद्र के अंदर जाकर के जो भंडार मिलते हैं, सागर के अंदर जो भंडार मिलते हैं उनको बोलते हैं अपतटीय पेट्रोलियम के भंडार। तो अपतटीय जो पेट्रोलियम भंडार है वो अलग है, जैसे मुंबई हाई रीजन, तो गोदावरी केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी का बेसिन, तो ये अपतटीय है। राजस्थान में हो रहा है तो ये कैसे है, तटीय है ना। असम में हो रहा है तो क्या है, तटीय है। तो देखो एक बार इसमें तटीय भंडारों में एक नंबर पर कौन आता है, राजस्थान। और अपतटीय में एक नंबर पर कौन आता है, बॉम्बे हाई। देखो इसमें ज्यादा आपको नहीं रखना है, इसमें एक ही नाम याद रखना है बस खाली। राजस्थान के अंदर तो कुएं हैं, तेल के कुएं, उन तेल के कुएं में एक नाम है मंगला। क्या नाम है, राजस्थान का पहला तेल का कुआं था उसका नाम था मंगला। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, वसुंधरा, ये जितने भी नाम है ये सारे के सारे तेल के कुएं के नाम। आपसे पूछ रहे भाग्यम, ऐश्वर्या, आपसे पूछ ऐश्वर्या है तो ऐश्वर्या क्या है, तेल का कुआं। आप ऑप्शन में ढूंढोगे, अभिषेक बचल गया, ये तो लिखा ही नहीं है ना, फिर दूसरा ढूंढोगे सलमान खान, अच्छा मतलब ढूंढोगे तुम, बताओ तो इनमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, वसुंधरा, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये सब तेल के क्या है, कुएं राजस्थान में। मंगला बहुत फेमस है। ऐसे गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, ये नाम बहुत पूछता है, बहुत लुनोज, ये बहुत, कलोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तीनों, अंकलेश्वर, लुनोज और एक कौन सा, कलोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकलेश्वर, लुनोज, कलोल, ठीक है ना, गुजरात के अंदर है। महसाणा और कौशाम्बी, ये भगवान यहाँ क्या मिला है, अरे सारी रात रामायण पढ़ी तो पूछ रहे सीता किसका बाप था, अरे बेवकूफ, ये ऊपर क्या लिख रखा है, अरे जो भी पूछ रहा है, मतलब बड़ा ऐसे प्रश्न पूछने हिम्मत उठ जाती है यार, इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब सोच के देखो एक बार, पूछा है क्या इसमें क्या मिलता है, अरे मैं कह रहा हूँ तेल के कुएं हैं ये, अरे भगवान, हो गया कान पे लगेगी, हो गया। असम में देखो, असम भारत में सब, अभी तो मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूँ सुबह से 8 बजे से, अभी तुम कहाँ ना भाई ना, आज तो तुम देखो मैं एक बार फिर मौका दे रहा हूँ, जिसको जाना है वो जा सकता है। देखो चल पड़ा, लकड़ी दे मैं मजाक कर रहा हूँ, तो सच में लेके मेरी बात को, जा सकता है एक बार आगे होके जा सकता है, इधर मिल करके जाना मेरे, ठीक है ना। अब सुनो भाई, पानी लिया ना, 2 मिनट रुक जाओ, पानी के लिए छोटा तुम तो भाग जाओगे ऐसे, नहीं सुनो अभी ज्यादा नहीं है ये, 2 मिनट बात तो सुनोगे, नहीं सुनोगे बात सुनो, ये 5 मिनट का ये बचा हुआ है, 5 मिनट में इसको करके और फिर 15-20 मिनट लगेंगे अपने को 20, उसमें आपको बायोस्फीयर रिजर्व बता दूंगा आपको, बायोस्फीयर, तो उसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगी, वो होने के बाद फिर आपकी छुट्टी करते, मुश्किल से 40 मिनट ना, सॉरी 25 से 30 मिनट बस, है ना, आधे घंटे का है, फिर आधे घंटे छुट्टी कर देंगे आप। ये 1.5 घंटा हुआ है, अभी 1.5 घंटा नहीं हुआ है, 1 घंटा 20 मिनट हुआ है, 1.25 घंटा हुआ है। देखो हमारे एक सर थे, मतलब थे कोई टीचर थे हमारे गुरुजी, अब मतलब क्या फायदा मैं नाम बताने का, वो सच में वो कहते थे कि एक विषय को एक बार शुरू करो, उसको लगातार उसको पढ़ दो, 50-100 दिन तक 1 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि 10 दिन में 10 घंटा करके निपटा दो, समझे नहीं समझे। एक तरफ जब विषय निपटता है ना, पूरा टॉपिक एक साथ कंप्लीट होता है, तो एक माइंड बनता है, उसके बाद माइंड मैप बनता है कि हाँ भाई ओवरऑल कंप्लीट हो गया। इसलिए लंबी क्लास से आप भागा मत करा करो कभी भी। देखो असम में आपका पता है डिगबोई, कौन पता है, असम में एक स्थान पड़ता है माकुम, कौन सा स्थान है, माकुम में पहली बार पेट्रोलियम की खोज हुई। हालांकि बहुत जगह पर लिखा है कि पहली बार पेट्रोलियम डिगबोई में खोजा गया, लेकिन सही बात यह कि खोजा गया था माकुम में, और इसके जो रिफाइनरी लगी पहली, वो रिफाइनरी कहाँ पर लगी थी, डिगबोई में। देश में पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी ये डिगबोई में लगाई गई, ठीक है, डिगबोई में लगाई गई। असम के जो और फेमस क्षेत्र है उनमें नाहरकटिया है, उसमें मोरान हुगरीजन है, नुमालीगढ़ है, और एक सूरमा घाटी है। आपको पता है सूरमा नदी आपको मैंने बताई थी, बराक नदी बताई थी, बराक, और बराक नदी बताई थी, तो बताया था कि बराक नदी 2 धाराओं में बढ़ती है, ऊपर की तरफ तो आपकी सूरमा और नीचे की तरफ कुशियारा, ठीक है, कुशियारा नदी और सूरमा, और मैंने लिखवाया था कि बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा नदी घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये असम से बहती हुई बांग्लादेश जाती है, तो उस नदी की घाटी में भी पाया जाता है। असम में मिलने का कारण क्या है, असम में नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, संकोस, बराक, ये घनी नदियां है ना, और इन तमाम नदियों को जब आप देखोगे तो ये सब अवसाद लाती है, अवसादों क्या करती है, निक्षेप। तो टर्सरी कालीन जो अवसाद है उनमें ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनके भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब हम जा रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान में, इस सब में प्राकृतिक खनिज है, टर्सरी कालीन चट्टानें पूरी इन सब में खनिज है, ये वाले जीवाश्म खनिज है, लेकिन चूंकि जनसंख्या का सघन बसाव है तो यहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं है, फिर कृषि भूमि है पूरी बड़ी, ठीक है ना। और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड जैसे निकालते खेती नहीं होती ज्यादा, जंगल है, तो इसलिए वहां से आराम से कर सकते हैं। असम में डिगबोई, असम में नाहरकटिया, मोरान हुगरीजन, नुमालीगढ़ और सूरमा घाटी, यहाँ से पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और प्राकृतिक गैस भी, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम का अग्रणी स्थान है। बॉम्बे हाई क्षेत्र में मुंबई से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार है। राज्यों की दृष्टि से देखोगे तो राज्यों में आपका आता है गुजरात, नहीं सॉरी राजस्थान, सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला कौन है, राजस्थान।
लेकिन अगर ओवरऑल सब में देखोगे अप तटीय और तटीय, तो सब में सबसे बड़ा कौन सा है? बॉम्बे हाई। जो नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है वहां पर अलिया बेट खड़िया बेट द्वीप है, तो अलिया बेट खड़िया बेट गुजरात के द्वीप है और यहाँ पर भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। कावेरी नदी के बेसिन में देखो, नदी जाती है बह करके, नदी अवसादों को लेकर जाएगी, अवसाद लेकर क्या करेगी? जमा, और उन्हीं अवसादी चट्टानों के अंदर क्या मिलेगा? कोयला। इसलिए कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, अलिया बेट खड़िया बेट, बॉम्बे हाई, तमाम क्षेत्रों के अंदर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है जिसको बोलते हैं कौन सा? यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम का एस का यूरेनाइट, यूरेनियम का कौन सा है? यूरेनाइट। इसे पिंच ब्लेड भी कहा जाता है। यूरेनियम के लिए फेमस खान है जिसको बोलते हैं जादूगोड़ा। ये इतना फेमस नाम है, इतना पूछा जाता है। जिला पड़ता है सिंहभूम। कौन जिला पड़ता है? सिंहभूम जिला पड़ता है झारखंड का। सिंहभूम जिला किसका है? झारखंड। और ये जादूगोड़ा के खान किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। थोरियम के लिए मालाबार तट, थोरियम के लिए मालाबार तट, थोरियम के लिए, ठीक है। तुरा मंडी है, नरवा पहाड़ है, संतराखान आंध्र प्रदेश, तुमलापल्ली कुड़प्पा आंध्र प्रदेश। एक ही आता है, जादूगोड़ा ही आता है बस इसमें, ठीक है ना। आगे देखो अगला, एक है थोरियम। थोरियम का एक मोनोजाइट एल्मेनाइट, और थोरियम की प्राप्ति होती है केरल का, जो आपका केरल का तट मालाबार, इसके अंदर कोल्लम, पलक्कड़ सॉरी, केरल है, केरल के अंदर कोल्लम और पलक्कड़ है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा, उड़ीसा में महानदी डेल्टा, इस सब में पाए जाते हैं। हीरा मिलता है एमपी, हीरा मिलता है एमपी। मध्य प्रदेश तो पन्ना के खाने हीरे के लिए फेमस, पन्ना के खाने हीरे के लिए फेमस है। और आंध्र प्रदेश का है गोलकुंडा के खान, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा के खान। अब बताओ, आपको मैंने टॉपिक करवा दिए लगभग सारा, 98% 99% मैंने करवा दिया। अब जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान और एक है बायोस्फीयर रिजर्व, तो मैं काम कर लेता हूँ अभी, मैं जाके अभी रूम में और मैं वो लिख लेता हूँ, नेशनल पार्क के नाम लिख देता हूँ, राज्यवार कौन सा कहाँ पर। इसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व का एक वो है, पीपीटी लगाओ क्या? अरे ना ना, अपनी बात हुई थी इस बात के ऊपर। तुम्हें क्या लग रहा था? तुम जा रहे हो? ना ना ना, पीपीटी लगाई क्या? चल आज ना, क्यों खड़े हो? अच्छा सारे चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ। अरे बेटा बैठ जा नीचे। सुनो तो फिर इसको कल पढ़ेंगे, लेकिन बात सुनो आराम से चलिए। जितना मैंने आपको पढ़ाया है ज्योग्राफी, आज आप मेरे निवेदन पर आप एक काम कर लेना, आज जितना ज्योग्राफी आपके पास किताब में लिखा है नोट्स में, उसको पूरे को 2 से 3 घंटा लगेगा आपको, 2 ढाई घंटा। 2 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर लेना, या तो ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं करो तो फिर एक काम कर लेना, भौतिक प्रदेश सामान्य परिचय 1 दिन कर लेना, नदी जलवायु और झील 1 दिन कर लेना, और जो जनगणना खनिज और कृषि और ये वाला परिवहन, ये 4 टॉपिक इनको 1 दिन कर लेना। 3 पार्ट में डिवाइड करके और कर लेना। अब मैं नेशनल पार्क लिख लेता हूँ बैठ करके आज, और सारे नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व और ये ना, इनको अपने एक बार लिख करके और फिर आपको पूरा बढ़िया तरीके से कल ये करवा देंगे। कल वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करवाएंगे, ठीक है ना। कल ब्रह्मांड करा देंगे, ठीक है ना। डन, ओके भाई, बाय। चलो सर्च करता है भाई तू।